राजन अय्यर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले समाधि में जाने का नाटक किया था और अब वो उसकी बाद की पीढ़ियों के मामले में बार बार हस्तक्षेप कर रहा था। क्या इसका कारण ये था कि वो खुद को किसी प्रकार के भगवान के रूप में देखता था, या क्या वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो प्रेम भाव पैदा करने के लिए यहाँ आया था? खैर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राजन के ये दावा करने के बावजूद कि वो इंसानों की परवाह करता था और वो इंसानों की तरफ था, उसके बाद भी वो उन लोगों में से एक था जो जरूरत पड़ने पर उन्हीं इंसानों को मार सकता था और उसको ये करने में किसी भी तरह का अफसोस या किसी भी तरह का संकोच नहीं होता था। और राजन अय्यर का यह भी मानना था कि पूर्ण शांति के लिए कुछ भी किया जा सकता है, फिर चाहे उसके लिए उसे भले ही इंसानों की तरह ही वैम्पायर्स को भी मारना क्यों ना हो। सैम को ये सब बातें काफी सता रही थी। उसने सीधा अय्यर से सवाल किया और पूछा, क्या ऐसा तब होता है जब कोई बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है? क्या आपने अपने सभी करीबी लोगों की मौत देखी है? सैम ने अय्यर से यह सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो जानना चाहता था कि अगर कभी इस तरह की नौबत आ जाए कि वो कुछ ऐसा करे जो अय्यर को पसंद ना हो, तो क्या वो उसे भी बिना हिचकिचाए मार डालेगा? और फिर शापित गुट के बारे में क्या सोचता है? क्या वो डामिस के साथ उनकी लड़ाई के बाद भी उनसे छुटकारा पाना चाहेगा? क्योंकि हो सकता है कि लड़ाई के बाद वो सब बाकी के इंसानी जाति के साथ फिट ना हो। सैम ये सब एक साथ सोच ही रहा था कि अय्यर ने उसका नाम पुकारा, सैम। सैम अपना नाम अय्यर के मुंह से सुनकर चौंक गया, जिसके बाद सैम ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बस उसने अपनी आंखें अय्यर की ओर घुमाई और आंखों से ही इशारा करते हुए अय्यर को आगे कहने के लिए कहा, जिसके बाद अय्यर ने कहा, कुछ ऐसा था जो मुझे तुम्हें बताने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब हम दोनों ही एक साथ हैं तो मैंने सोचा कि यह सही वक्त है जब मैं अपने मन की बात तुम्हारे सामने रख सकता हूं। सैम के जिस तरह से पहले ख्याल दिमाग में चल रहे थे, उसके मुताबिक उसे लगा था कि अय्यर तो आज उसकी जान ले ही लेगा, क्योंकि उसने सोचा कि शायद आज उसने वो कुछ काम गलती से कर दिया जो कि अय्यर को पसंद नहीं था, और इसी बात के बारे में पता लगाने के लिए अय्यर उससे बात करना चाहता है। उसने ऐसा क्या किया? ये सोचते सोचते सैम के हाथ कांप रहे थे और वो आगे कुछ कह नहीं पा रहा था। सैम ने खुद के मन में सोचा, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? और इसी डर को थोड़ा दबाते हुए उसने घड़ी को टैप किया और एक रिपोर्ट पेश की। हालांकि ये रिपोर्ट इतनी जरूरी थी नहीं, लेकिन सैम ने इस बात को पलटने के लिए ये रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन अफसोस, अय्यर ने या तो इस रिपोर्ट को देखा नहीं या फिर बस उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। अय्यर ने उस रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जहां तक मैंने अभी तक शापित गुट को जाना है, देखा है और समझा है, तो मुझे सभी को यह देखकर समझ में आता है कि तुम इस गुट के उन लोगों में से एक हो जो बिल्कुल एक मजबूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए आज शापित गुट इतना मजबूत और आगे है। जब सैम ने ये शब्द सुने तो वो एक मूर्ति की तरह अय्यर के सामने खड़ा हो गया। इसके बाद उसने फिर कहा, ईमानदारी से कहो तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि सार्थक जैसा कोई व्यक्ति इतने कम समय में इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो डामिस को रोकने के लिए एक मजबूत हथियार की तरह काम आएगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि वो अपने चारों ओर इतना मजबूत गुट कैसे बनाने में सक्षम था, लेकिन उसके आसपास देखने के बाद मुझे अब समझ में आता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सार्थक ने सब कुछ अपने आप नहीं किया था। ये उसकी टीम थी जिसने इसे संभव बनाया था। अय्यर ने कहा, तुम एक बहुत मेहनती व्यक्ति हो सैम। आज जो शापित गुट है उसमें तुम्हारी बहुत अहम भूमिका रही है। यह कहने के बाद अय्यर एयर ब्रेक रूम में चला गया, बिना इसका इंतजार किए कि सैम की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। और इधर सैम को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि अय्यर उसके बारे में इतना कुछ कैसे कह सकता है। उसने खुद के मन में बड़बड़ाते हुए सोचा, क्या उसने मेरी तारीफ की? अय्यर, और वो भी मेरी तारीफ? सैम ने समझने की कोशिश की कि अभी क्या हुआ था, फिर भी वो थोड़ा गर्व महसूस किए बिना रह नहीं सका। ऐसा नहीं था कि सार्थक ने कभी उसे धन्यवाद नहीं दिया था, लेकिन उसे खुशी इस बात की हो रही थी कि कोई दूसरे ने उसके काम को देखते हुए उसकी इतनी तारीफ की थी, और यहां तक कि उसे शापित गुट का एक मजबूत स्तंभ भी कहा था। यह बात सुनकर उसे खुद की कहानी याद आ गई कि वो कहां से निकला था और आज वो अपनी जिंदगी में कितना दूर आ चुका है। उसे उस वक्त की भी याद आ गई जब वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में था जिसके एमसी सेल्स पर रोक लग गई थी, और इसी वजह से उसने आखिरकार ये मान लिया था कि वो और ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाएगा। इसलिए लंबे समय तक उसे डर था कि उसका कुछ भी नहीं बचेगा, और उसने अपनी युवा अवस्था में भी कभी ये नहीं सोचा था कि वो ऐसे गुट का सेकंड इंचार्ज बनेगा जो वर्ल्ड लीडर्स के समूह को बनाने वाली 3 महान शक्तियों में से एक होगा। सैम थोड़ा सा भावुक भी हुआ। उसने अपने मन ही मन में सोचा, मेरे माता पिता अभी भी धरती पर हैं। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो उन्हें इस जहाज पर जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद यही सोचते हुए सैम को कुछ याद आया और वो ये जांचने के लिए आगे बढ़ा कि जो रिक्वेस्ट उसने पहले भेजी थी वो पूरी हुई या नहीं। अंततः सैम और अय्यर अब शापित जहाज पर लौट आए थे और उन दोनों को कुछ चीजें करने की जरूरत थी। पहले सैम ने तुरंत शापित गुट के लीडर्स के बीच एक बैठक बुलाई। ये बैठक बुलाने के 2 कारण थे। पहला ये कि वो उन सब चीजों के बारे में जानना चाहता था जो कि तब हुई थी जब वो सार्थक के साथ बाहर था,
और दूसरा ये कि वो सभी को ये बताना चाहता था कि वो जल्द ही खन्ना आइलैंड की ओर बढ़ेंगे और उन्हें अपने साथ जाने वाले सदस्यों के बारे में निर्णय लेना होगा। अब दुविधा एक ये भी थी कि उन्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना था, जिससे अगर कोई और हमला शापित जहाज पर हुआ तो यहाँ कुछ लोग उस हमले को रोकने और संभालने के लिए होने चाहिए। और इसी की दूसरी ओर वो ये भी नहीं जानते थे कि खन्ना आइलैंड या डेमन लेवल बीस्ट कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें एक मजबूत समूह की जरूरत भी थी। इतना सब कुछ विचार विमर्श चल ही रहा था कि तभी बहादुर वहां आ गया और अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं यहाँ आपके लिए अपनी रिपोर्ट लेकर आया हूं सर। सैम ने इसके बाद कहा, हाँ बहादुर बताओ क्या खबर लाए हो। जिसके बाद बहादुर ने कहा, मुझे मेरी रिसर्च से पता चला है कि खन्ना परिवार ने द्वीप को पूरी तरह से छोड़ दिया है। वो सब कुछ अपने साथ ले गए हैं, हालांकि फिर भी मुझे 2 चीजें मिली हैं। जिसके बाद सैम ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, और वो 2 चीजें क्या हैं? जिसके बाद बहादुर ने कहा, वो टैबलेट को अछूता रखा गया है, इसलिए उसमें अभी भी बहुत सारी शक्ति है और मुझे लगता है कि आप उसको अपनी इच्छा के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक छोटी सी समस्या है और वो ये है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने डेमन लेवल ड्रैगन को वहीं आइलैंड पर पीछे छोड़ दिया है। मैं केवल ये मान सकता हूं कि ड्रैगन को द्वीप पर छोड़ने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, जो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो उस बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है और मुझे यह भी लगता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि वो द्वीप पर किसी चीज का इंतजार कर रहा है या नहीं। शायद वो बीस्ट सिर्फ पागल हो गया है। फिलहाल मेरे पास कुछ लोग हैं जो इस पर नजर रख रहे हैं, जो जल्द से जल्द इसके बारे में और विस्तार से रिपोर्ट करेंगे। अय्यर ने जब ये सुना तो उसने कहा, इसका मतलब है कि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ना होगा। फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो ड्रैगन जल्दी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी पावर्स का प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है। और तो और ये इस बात पर निर्भर करता है कि खन्ना परिवार के लोगों ने उस ड्रैगन को कब छोड़ा था। ये कहानी अभी भी थोड़ा अय्यर का भेजा हुआ एक जासूस था। लगता है वो ड्रैगन सारी बात को अपना घर मानता है। अय्यर ने आगे कहा, लेकिन अगर हम किसी बीस्ट को उसके घर से निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा? अय्यर जानता था कि शायद अंबर द्वारा अपनी सभी पावर्स का उपयोग करने के बावजूद भी ये इतना आसान नहीं होगा। बहादुर ने आगे की बात बताते हुए कहा, एक और बात, हालांकि ये तो बिल्कुल साफ है कि खन्ना परिवार के लोग अब उस द्वीप पर नहीं है और हम उन्हें कहीं भी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जो एक बहुत चिंताजनक बात है। इसके अलावा अगर आप लोगों की तैयारी शुरू हो गई तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं उन लोगों को यहाँ ले आऊं। शापित लीडर्स के बीच मीटिंग खत्म होने के बाद उनमें से कई लोगों की बोलती बंद हो गई। आखिरकार मेघा, जो एकमात्र ऐसी लीडर थी जो इंसान थी और उसने सच्चाई जान ली थी कि सार्थक और सभी साथी असल में कौन थे। निसंदेह मेघा के लिए ये एक झटके के रूप में आया। पहले तो उसे यकीन था कि वो हर बात का मजाक कर रहे थे, इसलिए उनमें से कुछ ने उसे दिखाया कि ये बिल्कुल सच था। अब सैम को कुछ और भी करना था, क्योंकि उसे सूचित किया गया था कि जहाज पर उसके मेहमान भी आए थे। कमांड सेंटर से बाहर निकलकर सैम उसे बड़े हॉल में ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक ब्रिज का इस्तेमाल कर रहा था। उसने सोचा, लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा जल्दी ही अपने काम खत्म कर लिए। मुझे लगता है कि वो आखिरकार यहाँ फिर से आने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। पुल से उतरकर सैम आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसने शापित गुट के सदस्यों से घिरे 3 लोगों को नहीं देखा। वो लंबे और मजबूत शरीर के साथ खड़े थे और उसके साथ ही वो थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। सैम ने उन्हें देखा और एक बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कहा, आखिरकार आप यहाँ आ ही गए। चलिए अब सब अपने अपने नाम बताएं। लड़के ने सलामी देते हुए चिल्लाया, मेरा नाम सुमित है सर। दूसरा चिल्लाया, मेरा नाम नीरज है सर। और आखिरी वाले ने जवाब दिया, मेरा नाम अक्षत है सर। तीनों लड़के सार्थक की होम रूम क्लास के छात्र थे। उन्होंने शापित गुट में शामिल होने का फैसला किया था और उन्हें सुरक्षित पोर्टल ग्रहों में से एक में भेज दिया गया था। लेकिन सार्थक ने उन तीनों को जहाज पर लाने का अनुरोध किया था। सैम अपनी ऊंची रैंक के बावजूद उन तीनों के सामने झुक गया और कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना है अक्षत। आपके सामने एक बहुत बड़ा काम है। अगर आपने वो काम कर दिया तो मैं, सार्थक और पूरा शापित गुट आपका बहुत आभारी रहेगा। अक्षत ने जवाब दिया, कोई बात नहीं सर। अगर सार्थक सर, शापित लीडर्स और शापित गुट के सभी लोग जब निश्चित रूप से अंबर की मदद करने के लिए तत्पर हैं, तो मैं भी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या ये तीनों लड़के शापित गुट और सार्थक की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? खन्ना आइलैंड